हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का लास्ट पार्ट। इसमें हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग सारा कुछ कवर कर चुके हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या आता है, द फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन द ओवरीज। तो देखिए यहाँ पर पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए कि दो जो होती है ओवरीज होती हैं और दो फेलोपियन ट्यूब होती है, यानी कि दो ओविडक्ट्स होते हैं। तो दो, ये आप लोग को याद रखना है, सबसे ज़्यादा एग्जाम में यही पूछा जाता है। तो दो तो यहाँ पे ओवरीज हैं, ठीक है, दो यहाँ पे ओविडक्ट हैं। तो ओविडक्ट या फिर ये जो ऐसे करके हैं, इनको ही हम लोग फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं। और ये जो है ये एक बैग जैसा होता है, ये एक यूट्रस है और ये वजाइना है और वजाइना में ये सर्विक्स है। तो ये आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। तो फीमेल का जो जर्म सेल होता है उसको हम लोग कहते हैं एग, और दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। तो ये क्या होती है, ओवरीज। तो फीमेल जर्म सेल्स और एग्स आर मेड इन ओवरीज। तो जो ओवरीज होती है ना, ये ओवरीज हैं दो, इसमें ही फीमेल जर्म सेल या फिर एग, बेसिकली आप लोग कहते हैं कि एग जो है ये ओवरीज में बनते हैं और ओवरीज से हॉर्मोन्स भी निकलते हैं, हॉर्मोन्स भी प्रोड्यूस होते हैं। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हॉर्मोन्स। कुछ फीमेल हॉर्मोन्स भी इसमें प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पर अब आगे देखते हैं, व्हेन अ गर्ल इज़ बॉर्न, जब एक जो बेबी गर्ल है वो जब पैदा होती है, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स। तो जो बच्ची होती है जब वो पैदा होती है तो उसकी ओवरीज में थाउजेंड्स ऑफ, कई हज़ार इमेच्योर, मतलब जो मेच्योर नहीं होते, जिनसे मतलब नेक्स्ट बेबी पैदा नहीं हो सकता अभी इस एज में, तो वो इमेच्योर एग्स उसमें पहले से ही होते हैं। ऑन रीचिंग प्यूबर्टी, 13-14 की जो एज होती है, सम ऑफ दीज स्टार्ट मेच्योरिंग। तो कुछ एग्स जो होते हैं वो मेच्योर बड़े होना शुरू हो जाते हैं। सम एग इज प्रोड्यूस्ड वन एग इज़ प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज। तो देखिए दो ओवरीज होती है यहाँ पर, तो हर महीने एक एग जो है ये ओवरीज प्रोड्यूस करती है आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी, जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं। द एग इज़ कैरीड फ्रॉम द ओवरी टू द वूम्ब थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब। तो देखिए जो ओवरीज से यहाँ पे है ना, ओवरीज से, यहाँ पे ओवरीज है और फेलोपियन ट्यूब की हेल्प से जो है वूम में कहाँ जाता है, एग जाता है। तो फेलोपियन ओवरीज में एग बनता है और फेलोपियन ट्यूब की हेल्प से वूम में, माँ के पेट में जैसे बोलते हैं ना, तो वूम में एग जाता है। तो एग इज़ कैरीड फ्रॉम द ओवरी, बिल्कुल याद रखना है, एग ओवरी से वूम में जाता है थ्रू अ थिन ओविडक्ट और फेलोपियन ट्यूब, जो ऐसे कैसे ओवरी से ऐसे मतलब इस टाइप से जाता है फेलोपियन ट्यूब की हेल्प से। द टू ओविडक्ट्स यूनाइट इनटू अ इलास्टिक बैग लाइक स्ट्रक्चर नोन एज यूटरस। तो देखिए, तो ये जो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है ना, ये ओवरी है, ओविडक्ट यहाँ पे ऐसे करके ये यूटरस में जा करके दोनों थिन बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर जुड़ जाती हैं, नोन एज यूटरस। द यूटरस ओपन इनटू वेजाइना थ्रू द सर्विक्स। तो ऊपर सर्विक्स होता है और फिर सर्विक्स से नीचे आगे वेजाइना से जुड़ा हुआ होता है। द स्पर्म्स एंटर थ्रू द वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो जब सेक्सुअल मेल एंड फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो उसमें जो मेल की बॉडी से स्पर्म होता है वो फीमेल की वेजाइना के थ्रू आगे यूट्रस में पहुंचता है। दे ट्रेवल अपवर्ड्स एंड रीच द ओविडक्ट वेयर दे में एनकाउंटर द एग। तो देखिए यहाँ से वेजाइना से स्पर्म एंटर करता है, वेजाइना से स्पर्म एंटर करता है और फिर यहाँ से ओविडक्ट तक पहुँचता है। यहाँ पर ये ओविडक्ट तक पहुँचता है स्पर्म मूव करते करते ऊपर जाते हुए। Sperm enters through the vaginal passage during sexual intercourse. They travel upwards and reach the oviduct where they encounter the egg. वहाँ पे जाकर के egg से मिलते हैं। The fertilized egg, तो अगर वहाँ पर sperm egg से मिल जाता है और fertilize हो जाता है, the fertilized egg zygote start dividing and form a baby, मतलब बेबी तो एम्ब्रायो बोलते हैं फिलहाल तब तक। तो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो डिवाइड होने लगता है एंड फॉर्म अ बॉल ऑफ सेल्स और एम्ब्रियो। तो मतलब डिवाइड होने लगता है, काफ़ी सारे सेल्स बनते जाते हैं जिसको हम लोग एम्ब्रियो बोलते हैं। तो एग जो होता है फर्टिलाइज्ड एग, ये हम लोगों ने 8th क्लास में भी देखा है ना कि फर्टिलाइज्ड एग जो होता है, मतलब जो एग होता है फीमेल की बॉडी में, वो जब स्पर्म से मीट कर जाता है वो फर्टिलाइज हो जाता है, मतलब बेबी बनने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट और डिवाइड होता है तो उसको हम लोग एम्ब्रियो कहते हैं। द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लिनिंग ऑफ द यूटेरस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस। तो सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट होता है, सबसे पहले जाइगोट होता है जब वो मेटिंग होती है, जब एग स्पर्म से मिलता है और वो फर्टिलाइज होता है तो जाइगोट होता है। फिर उसके बाद जब सेल्स डिवाइड होने लगते हैं तो वो एम्ब्रियो बन जाता है। फिर एम्ब्रियो जब वो बन जाता है उसके
बाद वो यूट्रस में पहुंचता है और वो डेवलप होने लगता है, उसमें ऑर्गन्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसको हम फीटस बोलते हैं, मतलब जो बेबी की पहले वाली फॉर्म होती है ना। तो यहाँ से देखिए क्या प्रोसेस होता है कि स्पर्म यहाँ से ऐसे करके गए, यहाँ पे पहुँच गए, फिर ये फर्टिलाइज हो गए, फिर वापस यहाँ पे यूट्रस में आता है और फिर वो क्या बोलते हैं, हम उसको फीटस बोलते हैं। तो और यहाँ पर ही बच्चे की ग्रोथ होती है, बच्चा बड़ा होता है। तो फर्टिलाइज्ड एग जो है जाइगोट होता है, फिर वो जब ग्रो कर रहा होता है उसके ऑर्गन्स वगैरह बनने लगते हैं, तो अब हम उसे फीटस कहते हैं। तो वी हैव सीन इन अर्लियर सेक्शन दैट मदर्स बॉडी डिज़ाइन टू अंडरटेक द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जो मदर की एक बॉडी होती है वो बच्चे को मतलब बड़ा करने के लिए डेवलप हो रखी होती है। हेंस द यूट्रस प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो हर महीने यूट्रस होता है वो खुद को प्रिपेयर करता है एक बेबी को बॉर्न करने के लिए। द लिनिंग थिकन्स एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। तो लिनिंग जो होती है यूट्रस की वो मतलब नरिश होती है, उसको फीमेल जो मदर खाती है उससे खाना मिलता है, फिर बच्चे तक वो पहुंचता है। तो एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए जो लिनिंग होती है ना वो थिक हो जाती है, मोटी होने लगती है। एंड इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो। और ब्लड उसमें सप्लाई होता है ताकि बच्चा एम्ब्रियो जो होता है यूट्रस के अंदर बड़ा हो सके। द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। तो जो एम्ब्रियो होता है, जो बच्चा होता है, उसको मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू कॉल्ड प्लासेंटा। तो यूट्रस में प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा की हेल्प से, ये याद रखनी है चीज़ें कि किस तरीके से मदर के ब्लड से न्यूट्रिशन मिलता है। एक स्पेशल टिश्यू होता है प्लेसेंटा, उससे मदर के ब्लड से बेबी को न्यूट्रिशन मिल रहा होता है। दिस इज़ अ डिस्क विच इज़ एम्बेडेड इन द यूट्राइन वॉल। तो जो यूट्रस की वॉल होती है उसमें जुड़ा हुआ होता है प्लेसेंटा। इट कंटेन्स विली ऑन द एम्ब्रियो साइड ऑफ द टिश्यू। तो जो एम्ब्रियो मतलब जैसे कि ये विली जैसा स्ट्रक्चर भी होता है इसमें, ताकि जो बच्चे की साइड बच्चे को अच्छे से ब्लड से मदर की न्यूट्रिशन मिल सके। ऑन द मदर साइड आर ब्लड स्पेसेस। मदर की साइड पर ब्लड स्पेस होते हैं विच सराउंड द विली। तो विली के मदर इस तरफ है तो यहाँ पे ब्लड के लिए स्पेस होते हैं और बच्चा जिस तरह उधर विली होती है। दिस प्रोवाइड्स अ लार्ज सरफेस एरिया फॉर ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन टू पास फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। तो जो विली होती है ना, इससे काफ़ी लार्ज सरफेस एरिया मिल जाता है ताकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन छोटे बच्चे बेबी तक पहुँच सके जो कि मदर के पेट में है, तो मदर के यूट्रस में है। द डेवलपिंग एम्ब्रियो विल also generate waste substances which can be removed by transferring them into mother's blood through the placenta। तो जो बच्चा होता है वो खाना खा रहा होता है, उसके बाद वो पॉटी भी कर रहा होता है, मतलब आप समझिए कि वो वेस्ट भी जनरेट कर रहा होता है। तो मदर के वो जो वेस्ट बच्चा जनरेट कर रहा होता है वो मदर के ब्लड में चला जाता है प्लेसेंटा से। द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इनसाइड मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ। तो जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का वो मदर की बॉडी में होता है, लगभग 9 महीने लेता है। द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस। तो बच्चा जो है बॉडी के बाहर आ जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब रिदमिक, और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन मतलब हल्की हल्की मूवमेंट्स होती है, उसकी हेल्प से यूट्रस में हल्की हल्की मूवमेंट होती है और बच्चा बॉडी के बाहर आ जाता है। अब आता है व्हाट हैपन्स व्हेन एग इज़ नॉट फर्टिलाइज्ड। तो अगर देखिए स्पर्म से एग मीट कर गया तो भाई फर्टिलाइज हो गया, बट अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए फिर क्या होता है, इफ़ द एग इज़ नॉट फर्टिलाइज, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 डे। फर्टिलाइज नहीं हुआ तो लगभग 1 दिन तक वो रहेगा। सिंस द ओवरी रिलीजेज 1 एग एवरी मंथ, हर महीने ओवरी एक अंडा रिलीज करती है, एक एग रिलीज करती है। द यूट्रस ऑल्सो प्रिपेयर्स इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव अ फर्टिलाइज्ड एग। यूट्रस भी खुद को हर महीने एक फर्टिलाइज्ड एग को आने के लिए प्रिपेयर कर लेता है। Thus its lining become thick and spongy and it would be required for nourishing the embryo if fertilization it takes place। तो जो यूट्रस है वो फर्टिलाइज एग आने के लिए खुद को प्रिपेयर करता है, बट अगर एग नहीं आता तो प्रिपेयर तो उसने कर लिया था, एक काफ़ी मोटी सी लिनिंग, काफ़ी मोटी सी लेयर अपने अंदर बना ली थी। नाउ हाउ एवर द लिनिंग इज़ नॉट नीडेड एनी लॉन्गर। तो एग तो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो लिनिंग की ज़रूरत ही नहीं है। सो लिनिंग जो है वो धीरे धीरे ब्रेक हो जाती है और वजाइना के बाहर आ जाती है ब्लड और म्यूकस के थ्रू। साइकिल जो है रफली हर महीने होती है और इसको ही हम मेंस्ट्रुएशन कहते हैं, और ये लगभग 2 दिन या फिर 2 से 8 दिन तक रहती है। तो जो पीरियड्स होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। अगर एग फर्टिलाइज हो जाता है, बेबी कंसीव हो जाता है तो पीरियड्स नहीं होते हैं, तो क्योंकि जो यूट्रस ने ब्लड इकट्ठा करा था वो बच्चे के नरिशमेंट में काम आ जाता है। बट अगर वो बेबी फर्टिलाइजेशन नहीं होता है एग का तो फिर क्या होता है, पीरियड्स हो जाते हैं। तो यही है कि पीरियड्स हो जाते हैं अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में अब हम इसमें देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है कि किस तरीके से, तो हम लोगों ने देखा कि प्रोसेस होता है सेक्सुअल मैच्योरेशन का, वो ग्रेजुअल होता है, मतलब धीरे धीरे सेक्सुअली इंसान मैच्योर होता है और एंड टेक्स प्लेस वाइल जनरल बॉडी
ग्रोथ इज स्टिल गोइंग ऑन, तो सेक्शुअल मैच्योरेशन जब बाकी पूरी बॉडी की ग्रोथ हो रही होती है तभी होने लगता है। तो देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्शुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट बॉडी और माइंड इज़ रेडी फॉर सेक्शुअल एक्ट्स और हैविंग एंड ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। तो भाई बॉडी डेवलप हो रही होती है ना, तो मैच्योर हो रही होती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो सेक्शुअल एक्टिविटी के लिए, सेक्स करने के लिए या फिर बॉडी एक बेबी को पालने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है छोटी एज में तैयार नहीं होते हैं बच्चे। ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर्स अबाउट दीज इश्यूज़। हम काफ़ी सारे प्रेशर्स, ये टैबू है, सही नहीं होता, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग काफ़ी छोटी एज से ही सुनते हुए आ रहे होते हैं। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज़। हमारी फ्रेंड्स से, हमारे फ्रेंड्स वगैरह से भी इस तरीके सेक्शुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का प्रेशर हो सकता है, हम चाहें या ना चाहें। देयर कैन बी प्रेशर फॉर फैमिलीज़ टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। फैमिलीज़ भी शादी कराना चाहते हैं, कहते हैं बच्चे पैदा करो। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम गवर्नमेंट एजेंसी टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन। गवर्नमेंट एजेंसीज कहती हैं कि मतलब ज़्यादा बच्चे पैदा मत करो। इन दिस सिचुएशन मेकिंग चॉइसेस कैन बी वेरी डिफ़िकल्ट। तो चॉइसेस लेना और काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो क्या होता है, देखिए, वी मस्ट ऑल्सो कंसिडर द पॉसिबल हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हैविंग सेक्स। तो सेक्स करने के जो हेल्थ पर बुरे प्रभाव होते हैं उसके बारे में भी हमें सोचना होता है कम एज में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होता है बॉडी के लिए। तो हम लोग ने डिस्कस किया था 9th क्लास में कि डिजीज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिट हो जाती है सेक्शुअल एक्ट से। तो बॉडी ज़्यादा क्लोज आती है तो काफ़ी सारी बीमारियां भी एक दूसरे को वो बॉडीज़ से ट्रांसफ़र हो सकती हैं। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट मैनी डिजीज़ कैन बी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड। तो काफ़ी सारी डिजीज़ होती है, काफ़ी बीमारियां होती हैं जो सेक्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो सकती हैं। काफ़ी सारे बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं जिसको गोनोरिया या फिर सिफिलिस कहते हैं। वायरल डिजीज़ होती है जैसे कि वॉट्स और HIV। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है कि बैक्टीरियल डिजीज़ मतलब सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि गोनोरिया और सिफिलिस, और इन वायरल इन्फेक्शन होते हैं वॉट्स और HIV एड्स। तो इट इज़ पॉसिबल टू प्रिवेंट, मतलब ये सारे के सारे जो हैं डिसीज़, इनको प्रिवेंशन करने से बचाया भी, मतलब प्रिवेंट किया जा सकता है, बेसिकली फैलने से रोका जा सकता है। तो ये इसका बेसिकली एक जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड होता है वो होता है कॉन्डम फॉर द पीनस ड्यूरिंग सेक्स, हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ मैनी ऑफ दीज इन्फेक्शंस टू सम एक्सटेंट। तो कुछ एक्सटेंट तक इन इन्फेक्शंस को, जैसे कि HIV एड्स हो गया और वॉट्स हो गया, सिफिलिस हो गया, फिर गोनोरिया हो गया, इन सबको फैलने से रोका जा सकता है अगर सेक्स के टाइम पर कॉन्डम का इस्तेमाल किया जाए मेल के द्वारा। तो द सेक्शुअल एक्ट ऑलवेज हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू प्रेगनेंसी। तो जो सेक्शुअल एक्ट्स होते हैं, सेक्स होता है, वो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस हमेशा काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। प्रेगनेंसी विल टेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड द माइंड ऑफ द वुमेन, एंड इफ़ शी इज़ नॉट रेडी हर हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। तो सेक्शुअल एक्टिविटी के बाद हमेशा प्रेगनेंसी के चांसेस तो काफ़ी हाई रहते ही हैं। तो और इसके प्रेगनेंसी से एक वुमेन की बॉडी पर, माइंड पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। देयरफॉर मैनी वेज हैव बीन डिवाइज टू अवॉइड प्रेगनेंसी। तो काफ़ी सारे वेज निकाले गए हैं ताकि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सके। दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरीज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। वन कैटेगरी इज़ द क्रिएशन ऑफ अ मैकेनिकल बैरियर सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग। तो एक मैकेनिकल बैरियर्स भी होते हैं जिससे कि स्पर्म एग तक पहुँचे ही ना। कॉन्डम्स ऑन द पीनस और सिमिलर कवरिंग्स वॉन इन द वेजाइना कैन सर्व दिस पर्पज़। तो काफ़ी कवरिंग्स होती हैं जो वेजाइना में भी पहनी जा सकती हैं या फिर कॉन्डम पीनस पे पहना जा सकता है, जो कि मतलब एग स्पर्म से मीट ही नहीं करेगा तो बेबी फर्टिलाइज नहीं होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं। अनदर कैटेगरी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव एक्ट बाय changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur। तो देखिए, फिजिकल मेथड्स होते हैं जैसे कि कॉन्डम, और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं जो कि हार्मोनल बैलेंस को चेंज कर देते हैं बॉडी की फीमेल की, और एग निकलेगा ही नहीं तो फर्टिलाइजेशन कैसे होगा। ये होते हैं दीज ड्रग्स कॉमनली नीड टू बी टेकन ओरली और एज पिल्स। तो मतलब दवाइयों की फॉर्म में, पिल्स की फॉर्म में लिए जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन ना हो। हाउएवर सिंस दे चेंज हार्मोनल बैलेंसेस दे हैव साइड इफ़ेक्ट्स टू। तो क्योंकि हार्मोनल बैलेंस चेंज कर रही होती है जो पिल्स ली जाती हैं, तो उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स होते हैं सच एज लूप और कॉपर टी आर प्लेस्ड इन द यूट्रस टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी। तो लूप हो गया, कॉपर टी हो गया, उसको यूट्रस में रखा जाता है प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। अगेन दे कैन कॉज साइड इफ़ेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। तो ये जो कॉपर टी है, लूप है, ये भी इरिटेशन ला सकते हैं क्योंकि
यूट्रस में रखे जाते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम इनसे हो सकती है। इफ़ द वास डेफर्स इन द मैन इज़ ब्लॉक्ड, अगर मैन का वास डेफर ब्लॉक कर दिया जाए, स्पर्म ट्रांसफ़र विल बी प्रिवेंटेड। अगर वास डेफर को ब्लॉक कर दिया जाए, मेल के जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में देखा था, अगर उसको रोक दिया जाए तो भी प्रिवेंट किया जा सकता है। इफ़ द फेलोपियन ट्यूब